चलें भी चलें। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 77। अच्छा भाई, इन्वेंट्री का चैप्टर हमारा चल रहा है। चलें चलें भी चलें, तवज्जो से बातों को सुनना है आज जी। सर असल में ना कभी कभी ऐसा होता है, आपके पास ना 10 यूनिट्स क्लोजिंग में पड़े होते हैं। कितने यूनिट्स पड़े होते हैं? 10 यूनिट्स। अब 10 यूनिट्स आपने अपने पास क्यों रखे हुए हैं जी? आगे बेचने की नीयत से रखे हैं। आगे बेचने की नीयत से रखे हैं, ऐसे ही है सर जी। आप इस तरह करते हैं, जब आप दुकान अपनी बंद करते हैं ना, तो वो 10 यूनिट्स हैं उनको अपने साथ ले आते हैं। क्या करते हैं? साथ ही ले आते हैं, क्योंकि देखें ना 10 यूनिट्स इतनी बड़ी तादाद है। तो आप जी कौन सा बिजनेस करना चाहते हो तुम जी? बाबर तुम बताओ, बड़े होकर क्या करना चाहते हो? कोई भी बिजनेस, मतलब किस चीज का? अच्छा भाई, ये बाबर साहब जो हैं, इनका ना मोबाइल्स का बिजनेस है। किसका बिजनेस है? चुप भाई चुप। सारे मोबाइल्स किसी एक मॉडल के हैं, एक मॉडल के। इन्होंने 10 अपनी दुकान बंद की और इन्होंने मोबाइल अपने साथ ले आए घर। जब सोने लगे ना, सोने लगे तो मोबाइल ना अपने पास रख लिए ऐसे। जब इन्होंने साइड ली, करवट ली, पंजाबी में कहते हैं पासा लेना। जब इन्होंने पासा लिया तो भैया 2 मोबाइल, माशाल्लाह वेट भी ज्यादा इसका, तो 2 मोबाइल इसके नीचे आ गए। देखा मसला हो गया ना। अच्छा जी, अब ये जो 2 मोबाइल्स अब आपके क्या हो गए, इनके नीचे आए हैं। अब क्या मार्केट में अब इसको थोड़ा रिपेयर भी करना पड़ेगा। अब खुद सोचें, खुद सोचें, कल को जब मार्केट में ये बेचेंगे, क्या सही वाले मोबाइल और ये दो मोबाइल जो थोड़े डैमेज हैं, क्या ये एक ही अमाउंट पे बिकेंगे? इसका मतलब है भाई, कल को ये जो चीज है, ये जो 2 मोबाइल्स हैं, ये जो हमारी किताबों के अंदर पड़े हुए हैं, सही है, ये कल को उतनी अमाउंट पे नहीं बिकेंगे जितनों के बाकी बिक जाएंगे। एग्री कर गए आप लोग? इसका मतलब है हमारे क्लोथिंग स्टॉक में कितने यूनिट्स में मसला है? 8 तो बिल्कुल ठीक है ना, 8 में तो मसला नहीं है। ठीक है सर। अच्छा जी, एक बात तो ये होगी, इधर तक बात समझ आई आपको? दूसरी बात, ये जो हमारा क्लोथिंग स्टॉक होता है, क्लोथिंग स्टॉक, ये हमने निकालना सीखा हुआ है। ये या तो पीरियोडिक सिस्टम का आपको पता है, परपेचुअल का भी पता है। हमारे पास अगर नंबर ऑफ यूनिट्स हो, हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं रेट पर यूनिट से, हमारे पास क्लोथिंग स्टॉक आ जाता है। वो रेट या तो फाइफो से निकला होगा या एफको से निकला होगा। मिसाल के तौर पे दांत नहीं निकालने है इतने कम प्राइस में कैसे हो सकता है भाई? 10 यूनिट्स हमारे पास पड़े हैं और 1 यूनिट 5 रुपए का है। कितने का है? 5 रुपए का। यानी उनकी उस क्लोथिंग स्टॉक की कॉस्ट कितनी है जो किताबों के अंदर है? हमारा क्लोथिंग स्टॉक जो करंट एसेट हमारे पास पड़ा होगा, जो हमने रिकॉर्ड किया होगा, वो कितने का है इस टाइम? 50 का। कितने का? 50 का। एग्री कर गए आप लोग? लेकिन उसमें से कितने यूनिट्स में मसला? 2 में मसला। कितने में? अब एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। एक दफा पहले भी इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा हुआ है, बल्कि एक ज्यादा दफा। पहले प्रूडेंस के बारे में हमने बातें कुछ इस तरह की हैं, एज पर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। कौन से 2 हेड्स आपको अच्छे लगते हैं? एसेट्स एंड इनकम शुड नॉट बी ओवरस्टेटेड। कौन से 2 हेड्स आपको अच्छे नहीं लगते? वाइल एक्सपेंस एंड लायबिलिटी शुड नॉट बी अंडर स्टेटेड। अच्छा जी, ऐसी है भाई। आज एक और बात आपको प्रूडेंस के बारे में बताने लगा हूं। प्रूडेंस अंकल कहते हैं, चलो प्रूडेंस के साथ इसको बाद में लिंक करूंगा, प्रूडेंस के साथ बाद में लिंक करूंगा। अभी फिलहाल सुने, कहता एज पर IAS 2। IAS एक इस स्टैंडर्ड का नाम है। इन्वेंट्री का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसको, इस स्टैंडर्ड को क्या बोलते हैं? IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। दुनिया में इस स्टैंडर्ड को किस नाम से जाना जाता है? IAS 2। कहता IAS 2 ये कहता है इन्वेंट्री का मतलब इधर क्या लिया जा रहा है? क्लोथिंग स्टॉक। क्या लिया जा रहा है? क्यों लेट आते हो यार? हैं
क्यों लेट आते हो? तो मेरी क्लास में जाना होता है। कहता क्लोथिंग स्टॉक शुड बी रिकॉर्डेड, कहता क्लोथिंग स्टॉक को आपने क्या करना है? रिकॉर्ड करना है एट लोअर ऑफ, लोअर का मतलब होता है कम, दोनों में से कम क्या? कहता कॉस्ट या फिर नेट रियलाइजेबल वैल्यू, या फिर कहता इन दोनों में से जो कम है ना उस पे आपने क्या करना है? किताबों में स्टॉक को रिकॉर्ड करना है। हमने कहा ये कॉस्ट का तो हमें पता है, ये तो नंबर ऑफ यूनिट्स जितने हमारे पास है मल्टीप्लाई बाय रेट पर यूनिट कर देंगे, सही है, चाहे FIFO हो या F को रेट पर यूनिट ही करते हैं ना। हमने कहा यार इस बात का तो हमें पता है, ये हम FIFO या FCO से निकाल लेते हैं, ये असल में ये ज्यादातर केसेस में खुद दिया होता है उन्होंने। हमने कहा यार ये नई मुसीबत कहां से आ गई, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। उन्होंने कहा आपने परेशान नहीं होना, हम आपको बताते हैं। मैंने कहा ठीक है, लेकिन इतनी समझ आ गई हमें, हमने अपने क्लोथिंग स्टॉक को किस पे रिकॉर्ड करना है? ओ हेलो, ओ भाई मेरी बात सुन, क्या उसके साथ बातें कर रहा है? इधर देख क्या कह रहा है वो तुम्हें जो हंस रहे हो हैं? राम लीला लगाई हुई है तुम लोगों ने जी। भाईजान हमने कहा इतना तो चलो हमें समझ आ गया कि एज पर IAS2 जो इन्वेंट्री वाला स्टैंडर्ड है, इन्वेंट्री शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ, लोअर ऑफ किसका? कॉस्ट या NRV का। बहुत शुक्रिया। कॉस्ट क्या है मेरे भाई? कॉस्ट तो हमें पता है, नंबर ऑफ यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे रेट पर यूनिट से। अब सवाल ये पैदा होता है NRV क्या है? क्या? चलिए अभी फिलहाल छोड़ें NRV क्या होती है, सिर्फ इतना देख लें, हमारा स्टॉक कॉस्ट पे ऑलरेडी रिकॉर्डेड होगा। किताबों में स्टॉक किस पे रिकॉर्ड होगा? पहले कॉस्ट पे। अब इसमें कुछ यूनिट्स ऐसे पड़े हैं जो डैमेज हो गए। क्या हो गए? अच्छा जी, हमारी ये वाली जो अमाउंट है NRV, ये आ रही है 40। अभी क्या होती है मैं बताता हूं अभी। इन दोनों में से बताएं लोअर क्या है? इन दोनों में से लोअर क्या है? बताएं। स्टॉक को इस पे रिकॉर्ड होना चाहिए या इस पे? किस पे रिकॉर्ड होना चाहिए? इसका मतलब है अगर स्टॉक इस पे रिकॉर्डेड है तो गलत रिकॉर्डेड है। स्टॉक आपका क्या होता है? करंट एसेट। स्टॉक आपका क्या होगा? एसेट का बढ़ना, अगर उसे कभी कम करना पड़ा तो यानी एसेट क्या हो जाएगा? इन्वेंट्री। क्लोथिंग स्टॉक, क्लोथिंग स्टॉक क्या हो जाएगा? क्रेडिट। डेबिट क्या होगा? कभी खुशी कभी गम। जी इधर क्या हो गया? इधर गम की बात या खुशी की बात? गम की बात। गम किसे कहते हैं? लॉस, एक्सपेंस। तो भाई एक्सपेंस क्या हो जाएगा? एक्सपेंस क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बस अभी आपने फिलहाल ये समझना कि एक्सपेंस डेबिट होगा। कौन से वाला एक्सपेंस ये अभी नहीं सोचना आपने। ठीक है सर? ठीक है सर। आपका स्टॉक कितने पे रिकॉर्डेड होगा? 50 रुपए पे। कितने पे रिकॉर्ड होगा? 50 पे। आंखें बंद करें 1 मिनट, सब बच्चे आंखें बंद कर लें। जिसकी आंखें खुली हुई चपेड़े मारूंगा। आंखें बंद कर लें सब जी। जो नॉर्मल इंसान है ना, वो जब आंखें बंद करें उन्हें नजर नहीं आता होता। ठीक है, नॉर्मल इंसानों के साथ यही होता है दुनिया में। जी आपके साथ भी यही हो रहा है जी। चले फिर अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, जी मेरे भाई जी इधर आए जी। इस पे भी 2-3 पढ़ तो सकती हैं आपको इजीली, इस बात पे जो भी आपने कही है। अच्छा भाई ये समझ आ गई आपको ये बात? अब सवाल ये पैदा होता है ये NRV किस बला का नाम है? NRV कहते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो सर ये तो इधर भी लिखा हुआ है। नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब है जब आप अपनी चीज को मार्केट में बेच देंगे, आज तो नहीं कल को बेचेंगे ना। ये जो स्टॉक आज आपके पास किताबों में पड़ा हुआ है, इसको मार्केट में कब बेचेंगे आप तो काउंटिंग पीरियड के एंड पे अंदाजा लगा रहे हैं ना, बिकेगा कब ये। इसलिए मैंने लफ्ज का इस्तेमाल किया कल का, कि जब कल को यानी फ्यूचर में 1 महीने बाद, 10-15 दिन बाद, 20 दिन के बाद इसको जब आप मार्केट में बेच देंगे, सही है, ये 2 मोबाइल खराब हुए हैं, तो कहता इनसे कितनी अमाउंट रिकवर कर ली जाएगी। सही वालों से तो 100% जितने का था उतनी रिकवर करेंगे ना,
इनको बेचने के बाद सही वालों पे तो मसला नहीं है, उन पे तो सारी की सारी अमाउंट रिकवर कर लेंगे। ये जो दो खराब मोबाइल हैं, प्लस कर दें इनकी अमाउंट जितनी इनसे मिल जाएगी, इसे क्या बोलते हैं? नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब है वो वाली अमाउंट, लिखे वो वाली अमाउंट नेट ना लिखिएगा, अभी लिखिएगा रियलाइजेबल वैल्यू। रियलाइजेबल वैल्यू वो वाली अमाउंट है, वो वाली अमाउंट है जो हमें जो हमें कल को एसेट के बेचने पर, एसेट के बेचने पर कस्टमर से मिलेगी। कस्टमर से क्या होगी मेरे भाई? मिलेगी। ओके जी। रियलाइजेबल वैल्यू कौन सी वैल्यू है? जी यार आप क्यों लेट आते हो यार? अब मैंने जो 15-20 मिनट की बात किया वो सारा, अच्छा रियलाइजेबल वैल्यू वो वाली वैल्यू है, रियलाइजेबल वैल्यू वो वैल्यू है जो हमें कल को चीज को बेचने पर कस्टमर से मिलेगी। सही है? नहीं नहीं, रेसिडुअल वैल्यू कुछ और होता है भाई, वो एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ होता है। एसेट को इस्तेमाल करने के बाद इतने साल, ये तो है ना आपने कल को एसेट को बेच देना। अच्छा जी, सही है सर। यानी 15-20 दिन के बाद जो आपने जितने पे एसेट को बेचना है, जितनी जितनी उसकी वैल्यू लगी, ये वो होती है। अब सर आपने नेट का लफ्ज क्यों लिखा इधर? आप सुननी है मेरी बात गौर से यार। चीज को ना बेचने पे कोई खर्चा होता है, चीज ऐसे नहीं बिक जाती। चीज को बेचने का खर्चा क्या भाईजान? चाहे चीज सही हो या खराब हो, आप अगर चीज को कमीशन, चीज को बेचते हैं थ्रू एजेंट, तो उस एजेंट को क्या देना पड़ेगा? कमीशन पे करना पड़ेगा। इसको कहते हैं सेल करने की कॉस्ट। सही है? अभी फॉर्मूला ना लिखिएगा, अभी सिर्फ बातों को सुनिएगा, फॉर्मूला लिखवाता हूं। चीज को बेचने पे जो खर्चा होगा, सही है सर, देखें आपकी चीज है जी वो 45 रुपए की बिक जाएगी मार्केट में, ये होगी उसकी रियलाइजेबल वैल्यू। 3 रुपए का खर्चा होगा बेचने पे। कितने पे मेरे भाई? इसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट टू सेल। क्या बोलते हैं? ये जो आपने कमीशन पे किया ना, सही है, ये जो सेलिंग की कॉस्ट है, चीज को बेचने की कॉस्ट है, या फिर रेवेन्यू, रेवेन्यू भाई, या फिर मेरे भाई अगली बात, जो 2 यूनिट्स आपके खराब हो गए हैं, इनको दोबारा रिपेयर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इस रिपेयर की कॉस्ट होगी कि नहीं होगी? इस कॉस्ट को कहते हैं कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। रियलाइजेबल वैल्यू से ये दोनों कॉस्ट आप माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आएगा? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। जी 3 रुपए लगे, आपने 3 रुपए का कमीशन पे किया और 2 रुपए चीज को रिपेयर करने की कॉस्ट है, तो कितनी कॉस्ट टोटल आपने माइनस कर दी रियलाइजेबल वैल्यू में से? तो भाई आपके पास क्या आई? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है? अच्छा जी, अब आप इधर आए, नेट रियलाइजेबल वैल्यू का फॉर्मूला लिखें। नेट रियलाइजेबल वैल्यू का फॉर्मूला लिखो बच्चों, लिखो। नोट्सों में सब कुछ लिखा हुआ है लेकिन फिर भी आप अपने लिए लिखो एनआरवी का फॉर्मूला, नेट रियलाइजेबल वैल्यू का। कहता एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, कि कल को हमारी चीज इतने की मार्केट में बिक जाएगी। एस्टिमेटेड, इसका मतलब क्या होता है भाई? कंफर्म तो नहीं है ना, हम तो 31 दिसंबर 2021 के ऊपर खड़े होकर हिसाब हम करने हैं कि, लेकिन अमाउंट कौन सी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई कल को जब चीज को बेचेंगे तो इतने की बिकेगी, तो एस्टिमेटेड ही हुई ना भाई। सही है? दूसरा इसमें से लेस क्या करना है? दो चीजें इसमें से लेस होंगी। कॉस्ट टू सेल, कॉस्ट टू, ये क्या होती है? मार्केटिंग कॉस्ट।
एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, चीज को बेचने की कॉस्ट, कमीशन पे किया आपने किसी को। सही है सर, सही है गुड्डू। कहता एक और कॉस्ट भी इसमें से माइनस करें, कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। यानी देखें अब आपकी चीज खराब है, इसको आपने कंप्लीट करना है ना, रिपेयर कॉस्ट होगी, इसको चीज को अब काबिल इस्तेमाल हालत तक लेके आना है आपने, वरना तो भाई लेगा ही कोई नहीं। वरना तो इन दोनों कॉस्ट को जब माइनस कर देंगे एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस में से, आपके पास क्या आ जाएगा? नेट। अभी सवाल नहीं, आपके पास क्या आ जाएगा? नेट रियलाइजेबल वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी भाई? नेट रियलाइजेबल वैल्यू आ जाएगी। अगली बात सुनिएगा जी, अभी जब मैंने सारी बातें की दोबारा एक दफा रिपीट करता हूं, फिर आपको लॉजिक्स बताता हूं ये ऐसा क्यों करते हैं। सर IAS 2 के मुताबिक आपने अपनी क्लोथिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करना होता है लोअर ऑफ पे, कॉस्ट या फिर या का मतलब एक भाई सुने, और अंग्रेजी वाला और उर्दू वाला दोनों में क्या होता है? फर्क होता है। इधर ऑप्शन नहीं दिया, इधर एंड का लफ्ज है, और का नहीं है। एंड का मतलब है दोनों में से जो कम हुई, ऑप्शन नहीं है कि आपकी मर्जी दोनों में से जो मर्जी कर लें। और का मतलब होता है ऑप्शन है, इधर ऑप्शन नहीं है, इधर ऑप्शन जो लोअर होगा उस पर रिकॉर्ड करना है। ठीक है, अच्छा भाईजान, दोनों में से जो लोअर होगा उस पर आपने क्लोथिंग स्टॉक को क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। अगर तो मेरे भाई आपने, अगली बात, ऑलरेडी किस पे रिकॉर्ड कर किया हुआ है किताबों में? इस पे रिकॉर्ड किया होगा ना आपने। अगर तो आपकी NRV कम है तो भाई फिर मसला आ गया। फिर क्या आ गया? मसला कब है? मसला कब है? मसला कब है? व्हेन कॉस्ट ज्यादा है किससे? NRV से। ये है मसला। ये क्या है? ये मसला है। क्या है जी? कभी खुशी कभी गम। सही है सर। मसला कब है? जब कॉस्ट ज्यादा है किससे? NRV से। सही है सर। अगर आपकी NRV ज्यादा है भाई, फिर कोई मसला है? इसे कहते हैं नो मसला। नो, आपने ऑलरेडी मेरे भाई, आपने ऑलरेडी स्टॉक को किस पे रिकॉर्ड किया? इस पे। अगर आपकी NRV इधर 60 हो गई तो भाई आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपने ऑलरेडी कम पे ही रिकॉर्ड किया हुआ है। ठीक है, अच्छा एक तो ये बात, दूसरी बात, NRV किस बला का नाम है? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। लेस कर देनी है एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल, लेस कर देनी है एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। ये दोनों माइनस करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगी? NRV आ जाएगी। सही है सर, ओके है। अब अगली बात, ऐसा करते क्यों है? एक कॉन्सेप्ट है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट? प्रूडेंस अंकल कहते हैं। प्रूडेंस अंकल क्या कहते हैं जी? वो बात याद करें प्रूडेंस अंकल की। एसेट्स एंड इनकम should not be over while liabilities and should not be बात समझे भाई? जी, और मेरे भाई लायबिलिटीज एंड एक्सपेंस को आपने अंडर स्टेट नहीं करना। ओके भाई, सुनने जरा गौर से बात। आपका स्टॉक किताबों में कितने से रिकॉर्डेड है? 50 से। कल को ये इतने का बिकना ही नहीं है, इसका मतलब आपका स्टॉक इस टाइम क्या है? आपका एसेट इस टाइम क्या है?
ओवर स्टेटेड है। क्या है? ये तो वायलेशन होगी किसकी? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की। बात समझे? दूसरी बात, प्रूडेंस अंकल ने कहा एक्सपेंस को और लायबिलिटीज को आपने अंडरस्टेट नहीं करना। आपको आज नजर आ रहा है खड़े होके कि भैया ये जो मेरा एसेट क्लोथिंग स्टॉक है ये कल को इतने का नहीं बिकेगा, तो आपको नजर आ रहा है, आपको पता चल रहा है, अल्लाह ने अकल दिया, शऊर दिया आपको। तो प्रूडेंस कहता है आज ही इस लॉस को क्या कर लो, कहता कल को भी तो तुमने करना है ना, 2022 में भी करना है, आज कर लो। क्या कर लो? अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे एक्सपेंस क्या होंगे इस टाइम? क्या होंगे भैया? अंडरस्टेटेड होंगे। एक बात तो ये अंकल ने कही। दूसरी बात अंकल ने क्या कही? दूसरी बात अंकल ने क्या कही? कहता C15 वालों को ये बात बता दें कि थोड़ी शर्म करें, पढ़ें। नहीं सॉरी मादर, एंटी नहीं आंटी नहीं बेटा, एंटीसिपेटेड लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड इमीडिएटली। ओ भाई कोड नया पेन आया है, बातों को गौर से सुन, कभी इधर हो रहा है कभी इधर हो रहा है। एंटीसिपेटेड लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड। कहता कल को जो लॉस आपको होना है आपकी कंपनी को, अगर आपको नजर आ रहा है तो आज उस लॉस को क्या कर लो भाई? उर्दू में लिखें इधर, कल के होने वाले लॉस को आज ही रिकॉर्ड कर लें। कहता ये लॉस आज आपको हुआ नहीं है अभी। भाई देखो ना, अगर हमारी सेल प्राइस कम है और कॉस्ट ज्यादा है तो लॉस हो गया। कहता ये तो अभी सेल ही नहीं हुए यूनिट्स। कहता लेकिन बात ये, कहता ये मैं आपको बताता रहा हूं, करो ऐसा। भैया आप क्यों नहीं लिख रहे? कि बंदे आएंगे लिखने, क्यों नहीं लिख रहे भाई आप? हैं लिख लिया, ये भी लिख लिया एंटीसिपेटेड लॉसेस। अंकल प्रूडेंस ने कहा, कहता कल को जो लॉस होना है उसको क्या करो? आज ही रिकॉर्ड। हमने कहा ये तो लॉस ही नहीं है हमारा, ये तो अगले अकाउंटिंग पीरियड का है। कहता मैंने आपको इसलिए तो बताया एंटीसिपेटेड लॉसेस जो आज आपको नजर आ रहे हैं, होना कल को है, उसे आज रिकॉर्ड कर लो। इस तरह की एक एग्जांपल और भी पड़ी हुई है हमने। डेप्रिसिएशन नहीं बच्चे, वो तो है ही है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जो कंफर्म जन्नती वो तो है ही हैं, जिन पे डाउट है, जिन पे क्या है, हालांकि उन पे डाउट है, डाउट की बेसिस पे अगर प्रोविजन बढ़ती है, हम कहते हैं शक का बढ़ना। शक का बढ़ने का मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट, डाउटफुल डेट एक्सपेंस डेबिट। बाबरा ओके, ये बात समझ आई? ये बात समझ आई भाई आपको? ये ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, ये बात समझ आई आपको? अगर ऐसा नहीं करेंगे तो भैया हमारा क्लोथिंग स्टॉक इस टाइम क्या होगा? ज्यादा अमाउंट पे पड़ा होगा, यानी हमारे एसेट ज्यादा अमाउंट पे पड़े होंगे। किस कॉन्सेप्ट की वायलेशन हो जाएगी? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की क्या हो जाएगी सर? वायलेशन नहीं, वायलेशन। क्या जी? अच्छा जी, इसका मतलब है हाँ, पेपर में सवाल आ सकते हैं। कहता आपका क्लोथिंग स्टॉक है जी 50 रुपए का, मार्केट में हमें लग रहा है कितने का नहीं बिकेगा। इसका मतलब है कल को भी तो इस लॉस को रिकॉर्ड करना ना। फॉर एग्जांपल कल को बिकेगा 40 का, तो कितने का किताबों में लॉस रिकॉर्ड होगा? सेल लेस खर्चा, कॉस्ट ऑफ सेल कितने का? 10 का। कहता तो आज आपने इसको आज रिकॉर्ड नहीं किया हुआ। कहता बताएं किस कॉन्सेप्ट की वायलेशन है? याद रखना है बच्चों इस बात को, समझो ये पेपर में 2 नंबर का आपको अगर आ गया तो सोचने की जरूरत नहीं है। किस कॉन्सेप्ट की वायलेशन है? प्रूडेंस की। जी जी जी, क्या फायदा नुकसान अकाउंटिंग में नहीं होता। फायदा यह है कि जिन लोगों ने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, आज जिस कंपनी किसी ने अगर शेयर्स लेने हैं किसी कंपनी के आज, तो कहता आज ही वो डिसीजन कर ले, उसके बाद आज ही ट्रू पिक्चर हो प्रॉफिट और लॉस की। ठीक है भाई? अच्छा अगली बात सुने मेरे भाई, अब अगली बात सुने। अब सवाल यह पैदा होता है
अब सवाल ये पैदा होता है कि सर हमारा क्लोथिंग स्टॉक अगर 50 पे पड़ा हुआ है, किसने पे पड़ा है, ये देखे ना, ये वही वाला एग्जांपल कि भाई ये दो हम हम ना 22 में नहीं, मैं इस तरह कर देता हूं, ये स्टॉक बिकना कब था, 22 में। हम किधर खड़े हैं, 21 में। कहता कल को 5 यूनिट्स बिकने हैं 8 रुपए के, इन पे खर्चा कितना है 10 का। कहता लॉस कल को कितने का आना है। कहता कल को ना रिकॉर्ड करो, अगर एक चीज का आज आपको पता लग जाए तो आज ही रिकॉर्ड कर दो, ठीक है, सही है, ओके मेरे भाई, ये बात समझ गए आप। अच्छा जी, अच्छा मेरे भाई, अच्छा जी, अब आप इधर आए जी, अब आप इधर आए। अब मुझे बताएं इसकी जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए। क्लोथिंग स्टॉक आपका एसेट होता है, क्लोथिंग स्टॉक आपका क्या होता है, एसेट होता है। जब एसेट कम होगा तो क्या होगा, अब सोचें डेबिट क्या होना चाहिए। देखो लॉस एक्सपेंस डेबिट होगा। सवाल ये पैदा होता है कौन से वाला एक्सपेंस। सुने सुने सुने, डिब्बा याद करें, क्लोथिंग स्टॉक किस डिब्बे में आता है, कॉस्ट ऑफ सेल वाले डिब्बे में आता है, कॉस्ट ऑफ सेल वाले डिब्बे में आता है। तो बताएं कौन से वाला एक्सपेंस डेबिट होगा, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट और इन्वेंट्री आपकी क्रेडिट। बात समझे भाई, ये बात समझे हैं आप। ये इसकी जनरल एंट्री है। ये क्या है, अभी मैं आपको प्रैक्टिस करवाने लगा हूं इसकी, अभी मैं आपको इंशाल्लाह प्रैक्टिस कराना। आपने कहना सॉरी इतना आसान है ये जी। क्लोथिंग स्टॉक आपका करंट एसेट होता है ना, और दूसरी जगह किधर होती है इसकी, कॉस्ट ऑफ सेल के डिब्बे में भी आता है। कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस होता है भाई, ये याद है ना, कॉस्ट ऑफ सेल वाला डिब्बा ओपनिंग स्टॉक। ये देखो इधर, कॉस्ट ऑफ सेल वाला डिब्बा कैसे बनता है, ओपनिंग स्टॉक। मैं आगे कैरिज कुरिज नहीं, परचेज रिटर्न में नहीं लिख रहा, माइनस जी, इधर नेट से लिख लो, ये लो, ये डिब्बा होता है, ठीक है। चले मुझे एक बात बताएं, सुने भाई, सुने सुने सुने, ये वैसे प्रूव करवाया भी है मैंने पहले 1-2 दफा भाई। ये है जी 10 रुपए का, ये परचेज है 50 की, और ये है जी 8 रुपए का। क्लोथिंग स्टॉक कितना हो गया, सॉरी कॉस्ट ऑफ सेल कितनी आ गई, पर 60 और 52 की आ गई, ठीक है। सेल है जी फॉर एग्जांपल 100 की, जीपी कितना आया, 48 का आ गया, ठीक है। एक बात तो बताओ, आपका ओपनिंग स्टॉक की वजह से कॉस्ट वाला डिब्बा बढ़ता है कम होता है, परचेज की वजह से भी, क्लोथिंग स्टॉक की वजह से, ठीक है, ठीक है भाई। एक असूल और भी लिखवाया हुआ है, मैंने आपको लिंक बताया है क्लोथिंग स्टॉक का प्रॉफिट के साथ, ये याद है। क्लोथिंग स्टॉक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रॉफिट। क्लोथिंग स्टॉक मेरे भाई, ये मैंने आपको बताया था कोई 31वें लेक्चर में जी, जब मैंने चैप्टर 3 पढ़ाया था। क्लोथिंग स्टॉक अगर इसका रिलेशन है प्रॉफिट के साथ डायरेक्ट, क्लोथिंग स्टॉक अगर ज्यादा होगा तो आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा, अगर क्लोथिंग स्टॉक आपका कम होगा तो देखें, मैं आपको दोबारा एग्जांपल करवा देता हूं, दोबारा समझा देता हूं, इधर देखें, एक एग्जांपल करवाता हूं। डाटा सेम रखें, सेल कितनी है 100 रुपए की, ओपनिंग स्टॉक है 10 का, ये 50 का। मैं इधर देखना जरा, मैं आपका क्लोथिंग स्टॉक 8 से 6 पे कर देता हूं, 6। बात सुनना जरा, मैंने क्या असूल लिखवाया था, क्लोथिंग स्टॉक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, अगर क्लोथिंग स्टॉक कम हो रहा तो प्रॉफिट भी क्या होगा, अगर ये ज्यादा हो रहा तो प्रॉफिट, बताएं क्लोथिंग स्टॉक कम हो रहा है 2 से, तो प्रॉफिट भी आपका 2 से कम होगा जी। बताएं जरा आपकी कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है, कितनी है, बताएं प्रॉफिट कितना हो गया मेरे भाई। जो चेंज इधर है वही चेंज, जो चेंज इधर है वो सॉरी जो चेंज मेरे भाई आपको इधर नजर आ रहा है वही चेंज आपको इधर नजर आ रहा है, ठीक है, और सही है ना, ठीक है भाई। तो पेपर में अगर सवाल आए ना, क्लोथिंग स्टॉक अगर पहले था 50 का और अब हो गया है 40 का, तो बताएं जी किस किस चीज पे इंपैक्ट आना। आपने कहना एक तो हमारा एसेट कम हो जाएगा, दूसरा आपने कहना जी हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, वो भी कम हो जाएगा। एग्री,
देख लो, आओ उधर आपको प्रैक्टिस करवाऊं इसकी। अच्छा पढ़ना क्या है आपने, इधर आए जरा, इधर आए, पहले पढ़वा लूं फिर इंशाल्लाह प्रैक्टिस। कहता ओरिजिनली क्लोथिंग स्टॉक किस पे रिकॉर्ड होगा, कॉस्ट पे रिकॉर्ड होगा। किस पे? कहता ड्यू टू बहुत सारी वजूहात। कहता क्लोजिंग स्टॉक रिड्यूस हो जाता है। कहता स्टॉक बिकम डैमेज, या तो आपका स्टॉक क्या हो गया, खराब हो गया, डैमेज हो गया। ऑब्सलीट का मतलब, डैमेज का मतलब थोड़ा बहुत खराब, डैमेज होना ना। कहता जी ऑब्सलीट का मतलब तबाह दे, बिल्कुल ही खराब हो गया, ऑब्सलीट हो गया। और एंट्री ऑफ कंपेटिटर इन द मार्केट। भाई जब नया कंपेटिटर, आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, जब कंपेटिटर आता है तो आपकी चीज की वो वैल्यू नहीं रहती अगर वो अच्छी क्वालिटी दे तो फिर कल को जो चीज, आज आप जो चीज 15 रुपए की बेच रहे हैं, आपको फिर प्राइस कम करनी पड़ती है ना। अच्छा जी, कहता एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन एंड सेलिंग कॉस्ट हैज बीन इंक्रीज्ड। कहता बात सुनना, कहता जब आपकी चीज की प्राइस कम हो जाती है तो एनआरवी पे फर्क आएगा, सही है, आपकी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस कम हो गई। कहता उसके अलावा जब आपकी कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन ज्यादा हो गई तो कहता तब भी आपकी एनआरवी उस पर फर्क आएगा ना। ये वो बात कह रहा है। कहता ये वो बात कहता ड्यू टू दीज रीजन देयर डाउट इन द फ्यूचर दैट रेलिवेंट प्रोडक्ट में सेल इन द मार्केट बिलो देन द कॉस्ट ऑफ द, ये वही बातें हैं, गम की बात है। क्या है मेरे भाई? कहता कि फ्यूचर में चीज इवन कॉस्ट प्राइस से भी कम की बिकेगी, यह गम की बात है भाई। कहता एज पर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट फ्यूचर एंटिसिपेटेड लॉसेस, फ्यूचर का मतलब मुस्तकबिल में जो लॉस होना, शुड बी रिकॉर्डेड, जो अभी आपको बात बताई। कहता यानी अगर आज हमें डाउट है कि फ्यूचर में लॉस हो जाएगा तो उस लॉस को आज ही क्या कर लें। कहता कल का वेट, सो एज अ जनरल रूल। कहता स्टॉक लोअर होता है कॉस्ट या फिर एनआरवी। ये एनआरवी का फॉर्मूला लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? कहता फ्यूचर सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट माइनस इसमें से करनी है कॉस्ट ऑफ। कहता अगर चीज डैमेज या ऑब्सोलीट हो गई है तो उसे मॉडिफाई करने की कॉस्ट, मॉडिफाई करना मतलब उसको चेंज करना, तब्दील करना। कहता नहीं एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल, यानी वो वाली कॉस्ट जो चीज को बेचने के लिए जरूरी है, यानी चीज को बेचने का खर्चा। किसका खर्चा? कमीशन पे कर दिया, मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट। ओके भाई लिख लें इसके साथ। नहीं वो तो फिर भी आनी है ना यार, बेचने की कॉस्ट तो आनी है जी। कंप्लीशन का मतलब है चीज, क्या उसका नाम है, उसको मॉडिफाई करने की कॉस्ट। जब चीज खराब हो गई तो उसको कॉस्ट तो आनी है फिर मॉडिफिकेशन। हाँ फिर तो नहीं होगी ना, फिर तो नहीं होगी, ये तो खराब यूनिट्स पे होती है। कहता व्हेन कैलकुलेटिंग एनआरवी, कहता जी बिलो मेंशन वर्ड शुड बी डिडक्टेड। कहता अब जरूर, अब ये लफ्ज लिखे हैं, ये वो लफ्ज हैं जो आपको पेपर में दिए जा सकते हैं, तो आपने परेशान नहीं होना। कहता ये जो एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन या एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल, कहता अब आपने कैसे पहचान करनी है, ये उनकी बात कर रहे हैं। ये मैंने सारे लफ्ज इकट्ठे करके लिख दिए हैं। कहता अगर लफ्ज होगा सेलिंग कॉस्ट, आपने एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस में से क्या कर देना, इसे रियलाइजेशन कॉस्ट। कहता इसको क्या कर देना है आपने, कमीशन पेड टू एजेंट। कहता रिपेयर कॉस्ट, कॉस्ट टू कंप्लीट द प्रोडक्ट, एक्सपेंस इंकर टू कंप्लीट द प्रोडक्ट। कहता वाइल रिप्ले, कहता इन सारी चीजों का आपने क्या कर देना है। आगे बहुत अहम बात लिखी है, कभी कभी पेपर में कहता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट इतनी है। कहता रिप्लेसमेंट कॉस्ट इफ गिवन इन द सवाल शुड बी इग्नोर्ड वाइल सॉल्विंग। कहता आपने इसको क्या करना है, सवाल सॉल्व करते रिप्लेसमेंट कॉस्ट को जी, रिप्लेसमेंट कॉस्ट को क्या करना है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट को माइनस नहीं करने बैठ जाना, इग्नोर करना है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट कुछ और चीज है, ठीक है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट सवाल आएंगे 2-3 असाइनमेंट में मौजूद हैं, उसके अंदर लफ्ज लिखा रिप्लेसमेंट कॉस्ट इतनी है। कहता जी इसको आपने कुछ भी नहीं करना, सवाल में क्या इग्नोर करना है, क्या करना है। ये नीचे एंट्री बताई हुई है उन्होंने, ये एंट्री बताई है जी कॉस्ट ऑफ सेल, डेबिट, इन्वेंट्री, क्रेडिट। भाई ये पढ़ लेना है आपने अच्छी तरह। इधर नीचे आए जरा जी जी यार बोलो। को लास्ट ईयर यानी 2 दिन पहले, ईयर एंड से 2 दिन पहले
उन कंपनी को लगता है कि हमारा लॉस होगा, वो एंट्री कर लेता है, लेकिन एंड पे उसके एसेट कम शो होंगे, ठीक है, लेकिन अगले ईयर उसकी प्राइस ज़्यादा हो जाती है, वो उन्हें हाई प्राइस पे बेच देता है। यार बेचने की तो बात, एसेट की तो बात नहीं कर रहा मैं, तो क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहा हूँ। सर वो एंट्री तो आएगी ना क्लोजिंग स्टॉक को एसेट में शो। जब आपने एंट्री कर दी, अगली दफा क्या करोगे? कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, यही एंट्री करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर रिजल्ट आ जाएगा उसका। तो वो तो सेल जितने की उतने की एंट्री कर दोगे आप। आपने तो लॉस पिछली दफा पहले ही रिकॉर्ड कर लिया हुआ है, तो लॉस हुआ ही नहीं है सर। क्या? तो वो अगली दफा उसका नतीजा आ जाएगा ना, नहीं होगा लॉस। तो कंपनी का तो नुकसान भाई नहीं, कंपनी को नुकसान हुआ। अभी जो बात समझा रहा हूँ ना वो समझो आप, ठीक है? जो एनआरवी की बात कर रहा हूँ वो समझो। अभी मेरे बच्चे भाई, आपका इतना लेवल नहीं है कि आप ये वाली बातें सोचो, ठीक है? समझा दूंगा, ये समझ नहीं आएगी आपको ये बात, ये सारा हम पढ़ाते हैं। ये जो आपने सवाल पूछा है, अभी ये समझ, बेसिक्स बातें समझो। कहता वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर शुड बी। वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री क्या होनी चाहिए जी? शुड बी। ये मैं मंडे वाले नेक्स्ट क्लास जब होगी फिर तुम्हें प्रूव करके बताऊंगा क्या होता है ये। अच्छा इधर आओ भाई। कहता जी एक कंपनी है वो 3 प्रोडक्ट्स बेचती है, अल्फा, बीटा और मेरे भाई गैमा। कहता द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज अवेलेबल एट द ईयर एंड। कहता ये अल्फा है, ये बीटा है और ये क्या है? गैमा। कहता ओरिजिनल कॉस्ट इनकी कितनी है? 10 रुपए, 10 रुपए, 13 रुपए, 15 रुपए। कहता एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस क्या है? 15, 14, 12। ये क्यों दी हुई है? ये एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस क्यों दी है जी? बोंगे आना मार, सही बात कर यार, सीरियस बात कर रहा हूं इस टाइम जी। क्यों दी हुई है भाई एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस? एनआरवी के लिए दी है। किसके लिए दी है भाई जी? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट क्यों दी है? एनआरवी के लिए दी है। क्यों दी है भाई? और नीचे क्या है? यूनिट्स दिए हुए हैं। नीचे क्या दिए हैं? यूनिट्स दिए हैं। नीचे क्या दिए हैं? कहता था वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री बताएं एट एंड ऑफ द ईयर शुड बी। जी इधर आए जरा, अल्फा की कॉस्ट बता दें टोटल कितनी है? अल्फा की, बीटा की और गैमा की। जी भाई कॉस्ट कितनी है? अल्फा की कॉस्ट भाई, एक यूनिट की कॉस्ट ₹10। टोटल यूनिट्स कितने हैं? कितने हो गए हैं जी? बीटा का बताओ। ₹13 मल्टीप्लाई बाय 380। जी बोले 49। जी गैमा जल्दी बताएं जल्दी। रुपीस कितना? 15 मल्टीप्लाई बाय 240 यूनिट्स। जी बोले शाबाश। मुझे इनकी एनआरवी के साथ कंपैरिजन करना है। किसके साथ करना है? फिर जो दोनों में से लोअर होगा उस पे इन्वेंट्री रिकॉर्ड होगी। जी एनआरवी बताएं जी कितनी है? भाई आप 15 में से 3 निकाल दूं तो कितना आ गया? 15 में से 3 निकाल दूं, एनआरवी किस तरह आएगी भाई? इधर देखें, 15 में से 3 माइनस कर दिए मैंने जी। कितनी आ गई एनआरवी? 12। कितनी आ गई मेरे भाई? जी ये है एनआरवी का डेटा। ये किसका डेटा है जी? 15 में से 3 माइनस करो, कितना आता है? 12। जी भैया ₹12 मल्टीप्लाई बाय 300 कितनी आती है जी? 3600। दोनों में से लोअर क्या है? तो स्टॉक को किस पे रिकॉर्ड होना चाहिए? किस पे रिकॉर्ड होना चाहिए? एग्री। अब आप आओ जी बीटा पे। बीटा पे आओ भाई। बीटा की एनआरवी कितनी है? 14 में से 5 माइनस करें, कितनी है? 9। मल्टीप्लाई करो भाई 380 यूनिट्स के साथ। जी बोले जल्दी। 3420। जी बताएं जी लोअर क्या है दोनों में से? तो किस पे रिकॉर्ड होना चाहिए जी? अब आप आए भाई गैमा पे। गैमा की एनआरवी बताओ। रियलाइजेबल वैल्यू ये है, और ये है भाई चीज को बेचने का खर्चा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। ये दो क्या हो जाएगा इसमें से? तो बताओ भाई कितना आता है? ₹12 मल्टीप्लाई बाय, बोले कितना? 240। ये तो यूनिट्स तो वही है जी। बताओ जरा हैं
बताओ क्या लोअर है, बताओ किस पे स्टॉक रिकॉर्ड होना चाहिए, तीनों को प्लस करके बता दें। कितना जवाब आया है? 9300 जवाब बताओ। 9300 जवाब आ गया जी। ठीक है जी, ये ले नोट कर लें। मैंने कहा यार क्यों दिया हुआ, कहता सर सवाल सही ऑप्शन बताने के लिए। कोई है तेरे में शर्म? शर्म है? कोई नहीं है हाशिर? हैं? कोई है शर्म की? कोई नहीं कि दिलाऊं थोड़ी सी? चलो भाई जल्दी करो, जल्दी करो। चन जल्दी कर, जल्दी। चलो अभी, चलो चलो थोड़ी हिम्मत करें। जी जी मेरे भाई, पहले अल्फा पे क्यों नहीं रिकॉर्ड किया लॉस? पहले वाला केड़ा? अच्छा, आ जाते हैं उस पर भी। पहले क्यों नहीं पिक ली तुमने? चलें यार अब, हाँ भाई इसको कर लेना हुजैफा, फिर आगे क्वेश्चन करवाने दो ना। इसकी पिक ले लो भाई। एक बच्चे ने ले लिया, ग्रुप में सेंड कर दो यार, वो ग्रुप में सेंड कर देगा हुजैफा आपको। अच्छा इधर आए, पांचवा सवाल देखें। कहता है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू अ मोबाइल डीलर अबाउट हिज इन्वेंट्री। कहता व्हाट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री शुड बी रिकॉर्डेड इन स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन। का मतलब क्या होता है? जिसमें एसेट, लायबिलिटीज और इक्विटी आती है, कैपिटल आता है। बताएं जी, प्रोडक्ट ए, मोबाइल सेट ए, बताएं कॉस्ट, ये कॉस्ट है और ये क्या है? एनआरवी। दोनों में से लोअर क्या? जल्दी बताएं। एनआरवी पे आ जाएगा ए। और जी सेट बी जो है इसमें बताएं कॉस्ट पे आ जाएगा जी। सेट सी पे बताएं, सेट डी पे बताओ जी। 14,900 जी। बता दें क्लोजिंग स्टॉक टोटल कितना है चारों का? 45,000। ये ले, ठीक है भाई जी। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करें जल्दी। बताएं दोनों में से लोअर क्या है? दोनों में से लोअर ए। बी का बताओ, सी का बताओ, और सी का बेटा डी में लोअर बताओ जी। बताओ जरा कितना? दोनों में से लोअर भाई, दोनों। ये देखो, ये लोअर है, ये लोअर है, ये लोअर है, ये लोअर है। कितना आता है बच्चों? अच्छा एक सवाल और कर दो बस, क्वेश्चन नंबर 6 कर दो बस। चले भी चले, हाशिर कर यार, ये कर। कंपनी को फायदा नुकसान है, कंपनी को बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह। ये सवाल पहले सॉल्व कर। जो बात बता रहा हूं वो नहीं सुननी, आगे के सवाल पूछ रहा है, तो पहले ये बेसिक्स तो पक्की कर ले। चलो भाई चलो चलो, कंपनी को फायदा नुकसान जी। एज्यूम करें कंपनी को कोई मसला नहीं हो रहा, इससे कोई तकलीफ नहीं है कंपनी को जी। वाह जी वाह, मतलब मैं ये लेक्चर ले सकता हूं बस। उधर आता हूं मैं 1 बजे फिर। हा जज़ाकल्लाह यार, शुक्रिया। चले मेरे भाई, चलो जी चलो। क्वेश्चन नंबर 6। हाँ भी हाशिर, आप तेरे सवाल का जवाब देता हूं मैं। पहले ये सवाल करूंगा, आप पूछी जो सवाल पूछना है तूने। आप टाइम है ना यार जरा। क्वेश्चन नंबर 6 मेरे भाई, माड़ा करना यार सॉल्व। देखा साथ ही बंदा खुश हो जाता है जब टाइम मिले ना थोड़ा सा। हैं ये दूरियां अच्छी नहीं है मेरे भाई। हम आपको टाइम देते हैं, आप हमें टाइम नहीं देते यार। जी 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 जी। जाना तो दुनिया से सारों ने है, एक ना एक दिन तो मुकर्रर है। टिकट करवाई मतलब आपने कल का लेक्चर और परसों वाला लेक्चर नहीं लेना, ठीक है जी। जाएं खैर आफियत से जाएं, आप लेक्चर ले लीजिएगा।
भाई लेक्चर होंगे, लेक्चर रिकॉर्ड होके आपको अवेलेबल किया जाएगा। प्लीज आपने छुट्टी नहीं करनी। ये अगर जो बच्चा आ सकता है वो जरूर आए, वरना नुकसान होगा। क्या होगा? जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर दो। ओ भाई हेलो, क्वेश्चन 6 सॉल्व करो। ऐसे नहीं करना आप लोगों ने। क्वेश्चन 6 सॉल्व करो भाई, करो भाई क्वेश्चन 6 सॉल्व करो सर। यार। जाएं जरा, मुजम्मिल को बुला के लाएं, मुजम्मिल को बुलाएं जरा। जी बातें करने को नहीं कहा, बातें करने को नहीं कहा जी। बातें नहीं, बातें नहीं, बातें नहीं। खामोश, खामोश। बाबर कर सॉल्व क्वेश्चन। जी क्वेश्चन सॉल्व करें जी, क्वेश्चन सॉल्व करें जी। कैलकुलेटर पे नहीं सॉल्व करते, किसी चीज पे सॉल्व करें जी। कोई बेशर्म ऐसे हैं वो हाथ पे सॉल्व कर रहे हैं जी। भाई किधर सॉल्व किया आपने जी? आपने 1,19,700 निकाल रहे हैं, तुम 18,000 निकाल रहे हो। अच्छा यार देखिए, सॉल्व नहीं कर रहे सवाल। जरा इधर खड़े हो ना जरा 2-5 मिनट। जो नहीं सॉल्व कर रहा मुझे जरा बताएं उसका जी। पढ़ते रहना, इसमें से क्या निकालना है तुमने? बातें तो तुम क्वेश्चन सॉल्व करो भाई। भाई पेपर के अंदर आप दोनों ने इकट्ठे जाना है? मशवरा, हर चीज में मशवरा करना है। कुछ चीज खुद भी करते हैं। करो सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व कर। नहीं, पेपर में तुमने और इसने इकट्ठे जाना है। हाँ, उधर क्या आप एग्जामिनर को कहोगे मैं भाई से मशवरा कर लूं? अपना करो सॉल्व। चले मेरे भाई इधर आए। खामोश यार, इसको करना खड़ा करो। हंसी जा रहा है, हंसी जा रहा है। वो अगले पकड़ के ले जाते हैं पागल खाने में, कहते पता नहीं अब नॉर्मल है जितना हंसी जा रहा है। चलें भाई, क्वेश्चन नंबर 6। अब सारे कॉपी और पेंसिल छोड़ दें, मेरी तरफ देख लें। कहता व्हाट इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ डैनियल इन्वेंटरी? जी इसे दानियल कहते हैं शायद। कहता था क्लोथिंग स्टॉक ऑफ डैनियल अमाउंट्स टू रुपीज कितना? 1,30,200। भाईजान ये क्या है? ये कॉस्ट है। ये क्या है? लिख लें इधर। किस किस बच्चे ने इसके साथ कॉस्ट लिखा था? एम ए बोंगों की तरह क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते, पहले डाटा साथ साथ लिखते जाते हैं। क्लोथिंग स्टॉक की कॉस्ट भाई। बट लेटर ऑन, कहता बाद में, इट वॉज डिस्कवर्ड, पता चला डेट सम डैमेज आइटम्स, सम भाई मेरे, जब डैमेज आइटम्स आएंगे तो याद रखना वो उतने के मार्केट में नहीं बिकेंगे। कहता वर इनक्लूडेड, उनकी कॉस्ट कितनी है? 25,000। इधर देखो यार, मेरी बात सुनो। अगर 10 आपके पास मोबाइल्स पड़े हैं, 10 सेट पड़े हैं, 8 सही और 2 खराब हैं, तो जो सही वाले हैं उसका तो मसला ही नहीं है ना। उनकी तो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस वैसे ही ज्यादा होनी है, सही है। उन पर उनका तो मसला नहीं, वो तो कॉस्ट भी पड़े होंगे ना, उनकी तो एनआरवी वैसे ही ज्यादा आनी है, सेलिंग प्राइस। अच्छा जी, और मेरे भाई जो खराब यूनिट्स है मसला उनमें होता है, समझे हैं भाई बात? अच्छा अब इधर देखिएगा, कहता जी ये खराब यूनिट्स कितने के हैं? 25,000 के। कहता टोटल रिपेयर कॉस्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी कितनी? टोटल बताइए ये कितनी है? कहता आफ्टर रिपेयर दिस कुड बी सोल्ड फॉर रुपीज 18,000। अब मेरी बात सुनिए, इधर आए जरा, मुझे बताएं टोटल क्लोथिंग स्टॉक के 2 हिस्से बन गए क्या? एक है गुड्स यूनिट, एक क्या है? गुड्स यूनिट, और दूसरे क्या है मेरे भाई? भाई डैमेज वालों में की मसला है, गुड्स वालों में की मसला होगा, लेकिन कंपैरिजन कर लें।
कॉस्ट वर्सेस मेरे भाई एनआरवी। बताएं जरा गुड्स की कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट डैमेज वालों की माइनस करते हैं, डैमेज वालों की कितनी है, तो भाई बाकी गुड्स की टोटल कितनी है, 1,03,000। तो बैलेंसिंग कितना आ गया, और 10 लाख कहां से आ गया, मरे 1,05,000। अच्छा जी, अब मेरे भाई उसने डेटा इसका दिया ही नहीं कि इसकी एनआरवी कितनी है, तो इसका बहुत सिंपल सा मतलब है कि गुड यूनिट्स का, अब मुझे खुद बताओ जो 8 से मोबाइल हैं 8, ये मार्केट में कॉस्ट के भी नहीं बिकेंगे, ये तो अच्छे हैं, ये तो भाईजान हमें प्रॉफिट दे के जाएंगे, सीधी सी बात है। तो इस केस में तो भाई एनआरवी इससे ज्यादा ही होगी, ठीक है। इसलिए जब लोअर लिखूंगा तो अल्टीमेटली कॉस्ट ही लोअर है, क्या है, सिंपल सी बात है। ये तो इससे बहुत, ये तो ज्यादा होगी यार, हो ही नहीं सकता इससे कम हो। डैमेज यूनिट्स का डेटा लिखवाओ अब मुझे, इसकी एनआरवी कैलकुलेट करवाओ जी। कहता ये कितने के बिक जाएंगे, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस कितनी होगी, और 94-18,000। क्या कर रहे हैं, इस पे खर्चा कितना होगा रिपेयर का, लेस। रिपेयर कॉस्ट को कहते हैं कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, ठीक है जी। ये कितना है, तो जवाब बताना, 14,000, 14,500, ठीक है सर जी। इधर कितना आया, एनआरवी कितनी है मेरे भाई, 14,000। बताएं जी लोअर क्या है दोनों में से, दोनों को ऐड करें और क्लोजिंग स्टॉक बता दें। 1,19 जी, ठीक है भाई, ये है आपका जवाब। अगर क्वेश्चन में गुड यूनिट्स भी आ जाएं डैमेज भी आ जाएं तो इसका ऑटोमेटिकली मतलब है गुड यूनिट्स तो कॉस्ट पे ही आएंगे। नोट लिख लें भाई, नोट लिख लें, पेपर के अंदर ना हो सकता है ये न्यूमेरिकल ना आए, आपको कॉन्सेप्चुअल बात पूछ ले। क्या पूछे, कहता है जी गुड यूनिट जो है, वैसे सुने, कहता है गुड यूनिट्स जो है ये कॉस्ट पे आते हैं या एनआरवी पे, कॉस्ट पे आते हैं, दोनों पे नहीं चन्न। कहता क्लोजिंग स्टॉक जो आपने किताबों में रिकॉर्ड करना है, जो गुड यूनिट्स हैं जो डैमेज नहीं है, ये किताबों के अंदर कॉस्ट पे पड़े होंगे या एनआरवी पे, कॉस्ट पे पड़े होंगे भाई, ठीक है। गुड यूनिट्स वो ही, क्योंकि उनकी कॉस्ट ही लोअर है ना, ये देखो इसमें ये अल्टीमेटली लोअर होगा। ये क्या है, ये क्या है, नॉट गिवन, क्या, लेकिन हमें पता है ये लोअर होगी, ये क्या, सॉरी ये हायर होगी किससे, कॉस्ट। क्यों, इन यूनिट्स में तो मसला ही नहीं है यार, जिन यूनिट्स में मसला कोई ना हो, आपके पास एक जी मोबाइल है, वो आपने 10,000 का लिया, या ये इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, आपके पास भैया एक गाड़ी है, सही है, वो आपने 5,000 की ली, आगे आपने बेचनी है, सही है। तो मुझे बताओ आप बेवकूफ हो जो कम की बेचो, ज्यादा भी बेचोगे, सीधी सी बात है जी। एक दुकानदार है जी, दुकानदार, उसने दुकान क्यों बनाई हुई है, उसने इसलिए बनाई है ताकि बिजनेस करे ना, टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। उसने चीज खरीदी 10 रुपए की, अब वो यूनिट बिल्कुल ठीक है, वो 10 से कम का बेचेगा, ज्यादा का बेचेगा, तो गुड यूनिट्स में तो मसला ही नहीं होता ना। ओके बच्चों, ये समझ आ गई बात आपको। अच्छा जी, पिक ले लो। ये कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया मैंने, ओके अगर प्राइस कम होगी फिर एनआरवी बनेगी जी जी। अगर यूनिट की प्राइस कम होगी तो फिर तो कॉस्ट से नीचे बेचेगा। यूनिट कौन सा, कोई भी यूनिट है 100 का खरीदा है लेकिन बेचा गुड है, लेकिन प्राइस मार्केट में गिर गई, उसने 90 का बेचा है, तो वो तो भाई फिर क्या रीजन आ गई, वो तो ओल्ड फैशन हो गया ना, कम, वो तो सीधी सी बात है, एनआरवी वैसे ही कम होनी है, वो फिर गुड तो ना रहा, गुड तो ना रहा, नहीं समझा बात भाई। जब कंपेटिटर आता है यह चीज ओल्ड फैशन होती है, जब ओ भाई सुने, जब चीज ओल्ड फैशन हो जाती है, जिस तरह मोबाइल्स आपको पता है नए नए मॉडल्स आते हैं, सिस्टम ये जो लैपटॉप्स हैं नए नए मॉडल्स आते हैं, तो वो तो फिर ओल्ड फैशन हो गया ना, तो वो तो सीधी सी बात है, उसकी एनआरवी तो कम ही होगी फिर जी। तो सिंपल है जी जी। फ्यूचर पीरियड कितना होगा, बस ये सवाल में देखना है आपने, फ्यूचर पीरियड कितना होगा,
ये क्वेश्चन के अंदर उसने बताया होगा एनआरवी ये होगी वो होगी, मार्केट में सेलिंग प्राइस इतनी होगी। ये ट्रेडिंग वाली जो एक्टिविटीज होती है ना, ये नियर टू फ्यूचर देखते हैं, सही है, 4-5 साल की बातें नहीं देखते। आपने कब बेचनी है ये चीज, आपकी कोशिश है जल्दी से जल्दी बेचते हैं। अच्छा जी, नहीं काफी नहीं है जी। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, कहता था एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल, इसको क्या बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करें, क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करें। पहले ये पढ़ लें, कहता एट व्हाट वैल्यू शुड द क्लॉक बी इंक्लूडेड इन कायरॉन्स इन्वेंट्री जी, यानी लोअर ऑफ पर रिकॉर्ड होना। पहले देखो कॉस्ट कितनी है, फिर देखो एनआरवी कितनी है इसकी। कॉस्ट उसने खुद दी हुई है क्वेश्चन में, कॉस्ट उसने खुद क्वेश्चन में दी है। भाई सीधा सा सवाल है, बहुत सिंपल है, सिर्फ रीड करना है और आपको पता चल जाना है। अभी मैंने आपको बताया कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट जिधर भी सवाल में आएगी उसको क्या करना है, दिल कर रहा है तुझे पकड़ लूं और तुझे 10 मार के 1 गिनूं। ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, क्या है भाई? इसको इग्नोर करें 2,55,000 को। क्लोजिंग स्टॉक जो किताबों में रिकॉर्ड करना वो लोअर करना है, लोअर। कितने पे स्टॉक पड़ा होगा? एनआरवी बताएं कितनी है इसकी, कॉस्ट उसने खुद दी हुई है यार, कॉस्ट है मेरे भाई सवाल में 158,000। एनआरवी बताएं कितनी है, इधर देखें, कहता एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस कितनी है, एनआरवी की वर्किंग 1। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस कितनी है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस कितनी है, इस पे रिपेयर कॉस्ट कितनी आनी है, जरा नवानुकोर करना होगा ना एसेट को। लेस क्या कर दें, कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, यहां बस लफ्ज याद कर लें, मुझे डिब्बे में लिखे हैं 5-6। बताएं जी एनआरवी कितनी है, 2। बताएं जी लोअर क्या है दोनों में से, लोअर बताएं क्या, तो स्टॉक किस पे रिकॉर्ड होना चाहिए, स्टॉक किस अमाउंट पे रिकॉर्ड होना चाहिए, किस चीज पे स्टॉक को रिकॉर्ड होना चाहिए, लोअर क्या है दोनों में से? भाई कॉस्ट तो उस बेचारे ने खुद दी हुई है, आपने सिंपल 2,60,000 में से 7,000 माइनस करना था और जवाब आ जाना था। तो बताएं दोनों में से लोअर क्या है? अगर सवाल ये होता कि एनआरवी बताएं कितनी है, 2,53,000। अगर सवाल ये होता कि भाई रियलाइजेबल वैल्यू बता दो, वो कितनी है? क्या रियलाइजेबल वैल्यू में और नेट रियलाइजेबल वैल्यू में कोई फर्क है? क्या फर्क है? रियलाइजेबल वैल्यू में से जब आप कॉस्ट निकालते हैं दो तरह की, एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, तो आपके पास फिर क्या आती है? ओके, आखिरी सवाल आज का पूछ रहा हूं आपसे, आज का आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूं, आज का आखिरी सवाल आपसे, दिमाग खोल के जवाब देना है। अगर जवाब सही दिया तो इसका मतलब मेरे पैसे पूरे हो गए,
नहीं तो ये लेक्चर 1:30 बजे तक भी चल सकता है। जी सवाल ये है, सवाल ये है मेरे भाई, पहले बताएं ऑलरेडी किताबों के अंदर ये स्टॉक किस अमाउंट पे पड़ा होगा पहले से ही? 158,000। ये देखिए उसने खुद बताया, कहता जी ये कॉस्ट है, तो कॉस्ट पे ही पड़ा होता है ना, हिसाब किताब तो काउंटिंग पीरियड पे एंड पे जाके लगाते हैं, आखिरी दिन। अच्छा कहता जी आपने ये सारी कैलकुलेशन की, सारी कैलकुलेशन बताएं जी एनआरवी ये वाला सही है या ये वाला सही है या ये सही है? पहले का मतलब है एनआरवी ज्यादा है कॉस्ट से या एनआरवी कम है कॉस्ट से? ज्यादा। इसका मतलब है ये सही है। जब ये वाली सिचुएशन होती है तो बताएं किताबों के अंदर कोई एडिशनल जर्नल एंट्री करने की जरूरत है कि नहीं? बताएं जी, किताबों में कोई एडिशनल एंट्री करने की जरूरत है? नो सर, बिल्कुल शाबाश। क्यों भाई, हम कोई पागल हैं, बेवकूफ है? किताब लोअर पे स्टॉक आना चाहिए था। लोअर क्या है? हमने पहले ही लोअर पे रिकॉर्ड किया हुआ है। तो ये लिखें जी, जब ये वाली सिचुएशन होती है ए वाली, तो भैया नो नीड टू पास या रिकॉर्ड एनी एडिशनल जर्नल एंट्री। ओके भाई, जो बच्चे घर जाके लेक्चर रिवाइज नहीं करते और धड़ाधड़ सवाल करने की कोशिश करते हैं, उनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे और ना होते हैं। पहले लेक्चर रिवाइज किया करें, फिर क्या किया करें भाई? पहले लेक्चर रिवाइज करें, सर ने क्या क्या बातें बताई वो लफ्ज याद करें जो आपको बताए हैं। सही है, ये लफ्ज आ गया तो इसका मतलब है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस में से माइनस होने हैं। रिप्लेसमेंट कॉस्ट को इग्नोर करना है, ये बातें याद करें। ये बातें आपको बताई हैं, घर जाके सॉरी रिवाइज करें, इंशाल्लाह सवाल हो जाएंगे। जी जी, डेप्रिसिएशन तो भाई आपके पास नॉन करंट एसेट है, उसने 5 साल इस्तेमाल होना है, आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी वैल्यू रिड्यूस करता जा रहा है। ठीक है जी, ये क्लोथिंग स्टॉक आपका करंट एसेट है। ये तो आप एक एस्टिमेट लगा रहे हैं कि कल को शायद हम इतना लॉस आ जाए। अच्छा भाई सुनो, भाई सुनो, हैं दोनों एक्सपेंसिव। अगर आपकी कॉस्ट कम, अगर आपकी कॉस्ट ज्यादा है किताबों में, फिर मसला है। सही है, एनआरवी से फिर मसला है, फिर ये एक्सपेंस होगा, रिकॉर्ड करेंगे इसे। होमवर्क नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 18। ये चैलेंज है जी मेरी तरफ से आपको। ये 20वां दे दिया था मैंने, कहा कल वाले चैलेंज हो गया। चलें वो कल अगले वीक में एक्स्ट्रा क्लास जो होगी उसमें देखते हैं क्या चैलेंज किया आपने जी। भाईजान क्वेश्चन नंबर 22 बड़ा मजेदार सवाल है जी। आपसे इंशाल्लाह मशवरा अगली दफा ना जब प्लान करेंगे ना सेशन का, तो मैं उन्हें बताऊंगा कि ये 2 बच्चे दे दें, इनके साथ मशवरा करके प्लान करता हूँ। अब इनका माशाल्लाह एक्सपीरियंस बड़ा ज़्यादा हो गया ना, तो इनके साथ मशवरा ज़रा कर लूँ मैं जी। सर क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24, 26, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन 41। ये हो गया 53, 54, क्वेश्चन 60, क्वेश्चन 62,
क्वेश्चन 63 अभी आप बता देंगे, प्रूडेंस जवाब है इसका। 64 चलें बस ठीक है, कल आपको मैसेज आ जाएगा इंशाल्लाह जी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।